Assalamualaikum. Now we are going to study phospholipid chapter 17 biochemistry लिपिड कोड। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं। फॉस्फोलिपिड की यहाँ पर डिफाइन दी गई है। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो इसमें क्या होगा अल्कोहल होगा और फिर क्या होगा उनके साथ क्या जुड़ा होता है, ये ना डैक के साथ जुड़े होते हैं, डाइसाइल ग्लिसरॉल के साथ। ये डाइसाइल ग्लिसरॉल के साथ जुड़े होंगे और यहाँ पे स्फिंगोसिन के साथ जुड़े होंगे, मतलब इसके दो डैक के साथ जुड़े होंगे तो फिर हमें कहेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कह रहे होंगे, और फिर क्या होगा स्फिंगोसिन के साथ जुड़े होंगे तो फिर हमें कहेंगे स्फिंगो इसको हम स्फिंगो फॉस्फोलिपिड कहेंगे। ठीक है, स्फिंगोलिपिड कह रहे होंगे। उसके बाद जैसे कि फॉस्फोलिपिड की डिफाइन किस तरह आ गई कि अल्कोहल क्या होगा अटैच होगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए। ये इंपॉर्टेंट है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, इनके दरमियान फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा और ये डैक से जुड़े होंगे या फिर स्फिंगोसिन से जुड़े होंगे। ये एम्फीपैथिक होते हैं, मतलब क्या होगा इनका एक पोलर एंड होगा, एक नॉन पोलर एंड होगा। जो है इनका हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है और जो इनकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर होता है किस तरह का। इसके अंदर जो अल्कोहल है, जो अल्कोहल की हमने बात की ना कि अल्कोहल ये जो अल्कोहल अटैच होगा। अब अल्कोहल कौन कौन से, सीरीन है, एथेनोलामीन है, कोलिन है, ये सारे अल्कोहल होते हैं। और हाइड्रोफोबिक टेल होगी वो कौन सी, फैटी एसिड और फैटी एसिड के ड्राइव कंपोनेंट्स की होगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर हम पहले चलते हैं, सबसे पहले कि हमें ईथर और ईस्टर का बताना चाहिए। ईथर और ईस्टर क्या है। ईथर में जो है हमारे पास क्या होगा कार्बन कार्बन का जो है, मतलब के दरमियान में ऑक्सीजन होता है, साइड पर क्या होगा एसाइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं, एक कार्बन होता है एक ऑक्सीजन होता है, दो कार्बन होते हैं। जबकि ईस्टर ग्रुप ईस्टर लिंकेज में क्या होता है कि ये ग्रुप लगा होता है और जिसमें टू कार्बन होते हैं और टू ऑक्सीजन होते हैं। ईथर ग्रुप बेसिकली अल्कोहल के लिए होता है और ईस्टर जो होता है वो कीटो ग्रुप्स के लिए एसेंशियल होता है। अब ये जो है मेम्ब्रेन, अब हमारे लिपिड को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड और किस में डिवाइड करते हैं हम मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेनस लिपिड में। मेम्ब्रेनस लिपिड में हमारे पास क्या रहता है, जो मेम्ब्रेन का पार्ट बनाते हैं, फास्फोलिपिड आ गया, ग्लाइकोलिपिड आ गया, ग्लाइकोलिपिड क्या होगा स्फिंगोसिन बनाएगा, और जो फास्फोलिपिड है वो क्या होगा ग्लिसोफॉस्फोलिपिड बनाएगा जिसमें ग्लिसरॉल की बैकबोन होगी, जो स्फिंगोलिपिड बनाएगा जिसमें स्फिंगोसिन, जिसमें हमारे पास का स्फिंगोसिन की वो आगे, जिसमें हमारे पास स्फिंगोसिन की बैकबोन होगी। ठीक है, अब ये आगे हमारे पास आ जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलने के से पहले हम ना यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं ग्लिसोफॉस्फोलिपिड और इसमें स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में, क्योंकि आगे इन्होंने काम है, आगे हमने पढ़ना यही है। ग्लिसोफॉस्फोलिपिड में क्या है, ग्लिसरॉल की बैकबोन होगी, स्फिंगोसिन में क्या होगा स्फिंगोसिन की बैकबोन होगी स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में। इसके अंदर अल्कोहल कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, सीरीन, कोलिन और एथेनॉल अमीन यूज़ हो सकते हैं इसके अंदर। अल्कोहल के अंदर इसके अंदर जो अल्कोहल होगा वो कोलिन होगा। इसके अंदर जो हमारे पास क्या होगा टू चेन ऑफ फैटी एसिड होंगे, इसके अंदर वन चेन ऑफ फैटी एसिड होगी। इसका फंक्शन क्या होगा, जैसे कार्डियोलिपिन इसका कंपाउंड होता है, वो एंटीजेनिक होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, जो क्लॉटिंग को एक्टिवेट करवाता है और कोगुलेशन को एक्टिवेट करवाता है। इसके अंदर क्या है कि इसका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है माइलिन शीट का ऑफ नर्व फाइबर। फिर आगे पीछे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है किस तरह, हाइड्रोफोबिक टेल आपको शो, और ये ग्लिसरॉल की बैकबोन है और पोलर हेड है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये क्या लगे हुए हैं सारे अल्कोहल लगे हुए हैं। अल्कोहल आपने याद रखना है, सीरीन का फार्मूला क्या है, ये है CH2 और दरमियान में देखें ना, अब यहाँ पर ये ये क्या है हमारे पास फैटी एसिड है। फैटी एसिड क्या होगा किस तरह जुड़े हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए किससे जुड़े हैं, ग्लिसरॉल से हमारे पास क्या होगा जुड़े हैं। ग्लिसरॉल के साथ हमारे पास क्या ये क्या लगा हुआ है फास्फेट लगा हुआ है, फास्फेट के साथ फिर हमारे पास क्या होगा ये लगा हुआ है अल्कोहल, जो क्या होगा अल्कोहल क्या पोलर हेड बना रहे हैं और ये हाइड्रोफोबिक टेल कौन बना रहा है, फैटी एसिड बना रहे हैं। फिर ये उसके बाद क्या होगा, इसी चेनिंग बस यही इसी ग्रुप में आनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। थर्ड कार्बन पर क्या है फास्फेट लगा है, फास्फेट के साथ फिर हमारे पास क्या होगा एथेनॉल अमीन लगा हुआ है CH2 NH3। फिर यहाँ पर क्या है कि कोलिन लगा है, कोलिन का आपको फार्मूला आना चाहिए CH2 N पॉजिटिव 3 क्या होगा मिथाइल ग्रुप लगे होंगे यहाँ पर। बाकी फास्फेटाडिक एसिड का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दो फैटी एसिड है, ये क्या होगा कार्बन नंबर 1 और 2 पर लगे, थर्ड कार्बन पर फास्फेट लगा होगा। बेसिकली क्या होगा जब डैक के अंदर फॉस्फेट को ऐड किया जाए ना डाइसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर, तो डाइसाइल है ना, ये डाइसाइल ग्लिसरॉल बना हुआ है, उसके साथ फिर हमारे पास क्या होगा ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है सारा। तो फिर उसके अंदर जब फास्फेट को ऐड किया जाए तो फास्फेटाडिक एसिड बन जाता है। नॉन मेम्ब्रेनस लिपिड में क्या हो जाता है, ऐसे वो क्या बनाते हैं, उनके भी फंक्शन होता है बॉडी के अंदर, उनके क्या वो कंपोनेंट होते हैं लंग सर्फेक्टेंट का कंपोनेंट होते हैं, और जो है जी ये उसके बाद लंग सर्फेक्टेंट का कंपोनेंट होंगे, और फिर क्या होगा ये कंपोनेंट होते हैं बाइल का। बाइल ने क्या करवानी होती है, बाइल जो है डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें क्या होगा कोलेस्ट्रॉल की स्टेबलाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, वेयर
देयर डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ एट द कोलेस्ट्रॉल की स्टेबलाइजेशन। तो नॉन मेम्ब्रेनस लिपिड क्या करवाएंगे, एक तो ये कोलेस्ट्रॉल की स्टेबलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे और लंग सर्फेक्टेंट का भी पार्ट होते हैं। बाकी हम देख लेते हैं जी फास्फोलिपिड के फंक्शन कौन कौन से हैं। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होता है, सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है, ग्लाइकोलिपिड को एंकर करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी। फिर ये कंपोनेंट होता है लंग सर्फेक्टेंट का। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा पॉइंट है कि पेनिसिलिन का जब इंजेक्शन दिया जाता है तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन और कॉर्टिसोल का, फिर क्या कॉर्टिसोल को हम डेकाट्रॉन भी कहते हैं, ये इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, आप या इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर किस तरह, हमने जैसे बताया कि फास्फोलिपिड दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। आगे ग्लिसरॉल जैसे कि किस में कन्वर्ट होंगे, किसके अंदर, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के अंदर। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर ग्लिसरॉल की बैकबोन होगी, उसके अंदर वो ग्लिसरॉल कहाँ से आ रहा होगा, ग्लूकोज से आ रहा होगा। स्फिंगोसिन जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन की बैकबोन होगी, जो फिर हमारे पास कहाँ से आ रहा होगा, सीरीन से आ रहा होगा और पाल्मिटेट से आ रहा होगा। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में बेसिकली क्या होता है कि फास्फोलिपिड के अंदर क्या वो फास्फोलिपिड जिनमें ग्लिसरॉल होगा उसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहेंगे, या फिर इनको फास्फोग्लाइसराइड भी कह रहे होंगे। अब बेसिकली ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या होगा, मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होते हैं। इनके अंदर हमारे पास जो होता है फास्फोटाइडिक एसिड में ना, और फास्फोटाइडिक एसिड के कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट ग्रुप जब लग जाता है ना, फिर उससे हम क्या करना शुरू करते हैं, ग्लिसरो नहीं बल्कि क्या होगा, इसमें ये जो डेरिवेटिव होते हैं किसके, फास्फोटाइडिक एसिड के। फास्फोटाइडिक एसिड जैसे मैंने आपको पहले बताया किस तरह बनता है, जब डाइसाइल ग्लाइसरॉल के साथ क्या होगा, कार्बन नंबर 3 पर फैटी एसिड फास्फेट ग्रुप लग जाना। जैसे कि ये कार्बन नंबर 3 पर ही यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ था, अगर हमने पीछे स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो फास्फेट ग्रुप लगा हुआ, ये कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ, तो इस तरह डैग के साथ फास्फेट ग्रुप लगा कार्बन नंबर 3 पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, फास्फोटाइडिक एसिड कह रहे होते हैं। फास्फोटाइडिक एसिड जो होता है सिंपलेस्ट क्या होगा, फास्फो ग्लाइसराइड है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है, अब वो कह रहा है फ्रॉम फास्फोटाइडिक एसिड से एंड अल्कोहल से हम किस तरह चीज़ें बना रहे हैं वो बताते हैं। वो कह रहे हैं फास्फोटाइडिक एसिड को एस्टिफाइड किया जाता है वो जो कंपाउंड कंटेनिंग एन अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड सीरीन, एथेनॉल, अमीन, कोलिन, ये एनासिटोल, ये जो है ग्लिसरॉल, इनके अंदर क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप होता है। इनकी क्या स्टेरिफिकेशन करवाई जाती है फास्फोटाइडिक एसिड के साथ। फिर क्या बना देगा, फास्फोटाइडाइल सीरीन, फिर कोलिन, एथेनॉल, अमीन, कोलिन, एनासिटोल और फास्फोटाइडाइल ग्लिसरॉल बनेगा। अब कार्डियोलिपिन क्या होता है, कार्डियोलिपिन बेसिकली क्या होगा, इसका कंपाउंड है ना किस तरह बन रहा है, जैसे कि 2 मॉलिक्यूल हो, जब हमारे पास क्या हो, फास्फोटाइडिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल क्या आएंगे, जब उनकी वो अपने फास्फोटाइड ग्रुप के जरिए, अब फास्फोटाइडिक एसिड के अंदर क्या होगा, फास्फोटाइड ग्रुप होता है ना कार्बन नंबर 3 पर, तो फिर क्या होगा, जब वो क्या अपने 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, फास्फोटाइडिक एसिड के मॉलिक्यूल अपने फास्फेट ग्रुप के जरिए जो 3 कार्बन पर होता है, जब वो ग्लिसरॉल के एक अदर मॉलिक्यूल से मतलब बॉन्डिंग करेंगे ना, फिर वो क्या होगा, कार्डियोलिपिन बन जाएगा। जैसे कार्डियोलिपिन का ये स्ट्रक्चर शो किया गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये कार्डियोलिपिन क्या होगा, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। यूकेरियोट्स में क्या होगा, ये इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चरल और इसका स्ट्रक्चर में भी रोल होता है, फंक्शन भी रोल होता है। फंक्शन में रिस्पिरेटरी कम्प्लेक्सेस इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन रोल होता है। कार्डियोलिपिन बेसिकली एंटीजेनिक होता है, जैसे हमारे पास क्या होगा, टी प्लैटियम जो कि स्पायरोचेटी होता है, ये बैक्टीरियम है, ये सिफिलिस काज करता है। तो ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है अगेंस्ट द कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन बेसिकली एंटीजेनिक है ना, तो एंटीजेनिक ये एंटीजन सब्सटेंस है। फिर क्या होगा, जैसे ये क्या करेगी, टी प्लैटियम क्या होगा, इसके अगेंस्ट ये फिलस काज करेगा और इसके एंटीबॉडीज इसके अंदर अगेंस्ट डेवलप कर लेगा। अब मेजरमेंट टेस्ट में बेसिकली क्या करते हैं हम ना, जो जिस पेशेंट का फिलस का टेस्ट होता है, जैसे फिलस चेक करने के लिए पेशेंट का सीरम लेते हैं, सीरम को ना कार्डियोलिपिन के अंदर डालते हैं। अगर वो कार्डियोलिपिन तो एंटीजेनिक है, अगर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी इसका मतलब का टेस्ट पॉजिटिव है, और क्या होगा, ये इसको बंदे को फिलस हुआ पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर प्लाज्मिनोजिन पर आ जाते हैं। प्लाज्मिनोजिन में क्या है, कार्बन नंबर 1। ये प्लाज्मिनोजिन किस तरह बनेगा, जब हमारे पास क्या हो, कार्बन नंबर 1 पर देखें हमने पढ़ा कि ना, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर हमारे पास क्या लग गया है, एक फैटी एसिड, द फैटी एसिड एट द कार्बन नंबर 1 ऑफ अ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो था ना, इज रिप्लेस्ड बाय द अनसैचुरेटेड। कार्बन नंबर 1 के फैटी एसिड पर जब हमारे पास क्या होगा, क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगी, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसा अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, अटैच बाय द ई। अब पहले ईस्टर लिंक की थी, अब क्या होगा, ईथर लिंक कैसे लगेगा, जैसे मैं आपको पीछे अगर दिखाऊँ
तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये सारी क्या है कि ईस्टर लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कार्बन नंबर 1 पर अगर आप क्या होगा ये अब इसको रिमूव, कार्बन नंबर 1 की जगह पर अनसैचुरेटेड अगर आप ग्रुप लगा देते हो ना, और फिर क्या होगा वो बॉन्ड किस बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, अगर वो यहाँ पर ईथर लिंकेज की वजह से जुड़ा होगा। ठीक है, और कार्बन नंबर 2 पर क्या होगा, एसाइल ग्रुप लगा है। फर्स्ट पर क्या है कि अनसैचुरेटेड हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, जो कार्बन नंबर 2 पर एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बन नंबर 3 तो नॉर्मल ही है, मतलब उसके ऊपर फास्फेट लगा हुआ है, और क्या हुआ ये क्या लगा हुआ है हमारे पास, एथेनॉल अमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल की बैकबोन है। जैसे वो कह रहा है कि जब हमारे पास क्या होगा कार्बन नंबर 1 पर व्हेन द फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 उस पर रिप्लेस हो जाएगा अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप था, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप लग गया है। ठीक है, जब ये रिप्लेस हो जाएगा और ईस्टर लिंकेज के जरिए, ठीक है, ईस्टर लिंकेज के जरिए जब ये रिप्लेस होगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लाज्मिनोजिन बन जाएगा। अब प्लाज्मिनोजिन बन गया है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा चेंजिंग की जाती है, इसमें हमारे पास क्या होगा AL का यूज़ किया जाता है, फास्फेटिडाइल होता है ना, YL होता है, बट क्या होगा जब प्लाज्मिनोजिन बन जाता है फिर हम इसको क्या कहते हैं, इस हम AL कहना शुरू कर देते हैं, ये एक प्लाज्मिनोजिन है, फास्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन। फास्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन क्या होगा, अबंडेंट क्या होता है किसके अंदर, हमारे पास नर्व टिश्यू के अंदर ज़्यादा अबंडेंट होता है। फास्फेटिडाइल कोलिन जो होता है अबंडेंट होता है किसके अंदर, ये जो होता है ये हार्ट टिश्यू के अंदर ज़्यादा या ज़्यादा होता है। फिर जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मिनोजिन में क्या होगा AL की चेंजिंग की जाती है। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है। इसमें क्या होगा हमारे पास वाले स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पर क्या होगा ईथर लिंकेज ही होगी, ईस्टर लिंकेज को रिमूव करके, और फिर यहाँ पर क्या होगा जो सैचुरेटेड, पहले पिछले में अनसैचुरेटेड था प्लाज्मिनेटेड, ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इसमें सैचुरेटेड एसाइल काइल ग्रुप आ गया। ठीक है, और कार्बन नंबर 2 पर क्या होगा एसाइल ग्रुप की जगह अब क्या लग गया, एसिटाइल ग्रुप लग गया। ठीक है, पहले तो हमें पता नहीं था एसाइल ग्रुप लगा हुआ था, अब यहाँ पर का एसिटाइल ग्रुप लग गया है, प्रॉपरली CH3 लग गया। और फिर ये जो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ पर क्या होगा ये क्या लगा हुआ है, फास्फेट लगा हुआ है कार्बन नंबर 3 पर, उसके साथ क्या लगा हुआ है, एथेनॉल अमीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको रीड कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पर हमारे पास क्या होगा एक सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, और स्टाइल ग्रुप पर एज रेडियो आ जाएगा कार्बन नंबर 2 पर ग्लिसरॉल की बैकबोन के साथ। अब बेसिकली इसका काम क्या होगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का, इसने क्या करना है, ये रिसेप्टर सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और क्या करेगा, ट्रिगर करेगा थ्रोम्बोटिक और क्या होगा इन्फ्लेमेटरी इवेंट्स को। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब जैसे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है हमारे पास क्या इन्फ्लेमेटरी सेल्स को इसके फंक्शन अप होने चाहिए, इसने इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एक्टिवेट करवाना होता है। जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको दरमियान में मीडिएट करवा के रखना, बट मीडिएट करवा के रखता है उसे, मतलब कि नॉर्मल दरमियान में ज़्यादा नहीं होने देता। ठीक है, और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और क्या एनाफिलेटिक रिएक्शन है, मतलब वो एनाफिलेटिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी में से, और शॉक की कंडीशन में इंसान चला जाता है। इसने दूसरा इसका फंक्शन क्या है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करवाना, क्योंकि एक्टिवेटिंग फैक्टर है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्लेटलेट को एक्टिवेट करवाएगा, उनको एक्टिवेट भी करवाएगा, और न्यूट्रोफिल्स और एल्वेलर मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करवाएगा ताकि जनरेट करवा सके सुपर ऑक्साइड रेडिकल, ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके। मेनली इसका मकसद क्या होगा, बैक्टीरिया को किल करना। इस तरह फिर हमारे पास क्या होगा कि लोअर कर देता है, ब्लड प्रेशर को भी लोअर कर देगा। अब ये बेसिकली क्या होगा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये 10⁻11 की कॉन्सेंट्रेशन पर भी अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा हमारे पास क्या है कि इसके अंदर जो बैकबोन है स्फिंगोमाइलिन के अंदर ना, किसकी बैकबोन होगी, स्फिंगोसिन की, जो एक अमाइनो अल्कोहल है। स्फिंगोसिन है, ये एक अमाइनो अल्कोहल है, इसकी बैकबोन होगी। अभी यहाँ पर ना इसका अमाइनो अल्कोहल है तो इसके यहाँ पर अमाइनो ग्रुप के साथ क्या होगा, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड आके लग जाएगा किसके जरिए, अमाइड बॉन्ड के जरिए। लॉन्ग चेन फैटी एसिड अमाइड बॉन्ड के जरिए क्या होगा, स्फिंगोसिन से लिंक हो जाएगा। अब सिरामाइड बनेगा। सिरामाइड कब बनता है, जब सिरामाइड की सिंपल एग्जाम्पल आपने इस तरह याद रखनी है इसकी डिफाइन, कि स्फिंगोसिन जब हमारे पास क्या होगा फैटी एसिड से मिल जाता है, जब स्फिंगोसिन और स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड जब इन दोनों को, जब स्फिंगोसिन और फैटी एसिड जब मिल जाते हैं तब हमारे पास क्या हो कार्डियोलिपिड ये बन जाता है, सिरामाइड बन जाता है। तो इस सिरामाइड का बेसिकली क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड का एक प्रिकर्सर होता है। इसने मतलब यहाँ से इसके अंदर से ग्लाइकोलिपिड बनने होते हैं। अब ये होता क्या है, वो कह रहे हैं कि स्फिंगोसिन के जो कार्बन नंबर 1 है ना, कार्बन नंबर 1 वहाँ पर क्या है कि वो जो एस्टिरिफाइड होगा फास्फोफोरिलाइल कोलिन से। ठीक है, फास्फोरिलाइल कार्बन नंबर 1 पर क्या है कि यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर हमारे पास ना फास्फोराइल कोलाइन लगा हुआ है। कार्बन नंबर 1 पर स्फिंगोसिन के कार्बन नंबर 1 पर फास्फोराइल कोलाइन लगा हुआ है, कोलिन लगा हुआ है। ठीक है, और जो प्रोड्यूस करेगा स्फिंगोमाइलिन, इसने स्फिंगोमाइलिन बना देना है। इस तरह
प्रॉपर स्ट्रक्चर आ गया, मतलब किस तरह के जो इसके कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर क्या होगा माइल्ड लिंकेज के जरिए क्या है ये अटैच है लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और फिर क्या होगा कार्बन नंबर 1 पर क्या है कि इसका क्या है यहाँ पर लगा है फास्फोराइल कोलिन लगा हुआ, जिसका क्या है पूरा स्ट्रक्चर क्या है कि स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर दे रहा है। और स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये क्या है ह्यूमन में क्या होगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। स्फिंगोमाइलिन क्या होगा ये माइलिन शीट में प्रेजेंट होता है, नर्व फाइबर की माइलिन शीट में प्रेजेंट होता है। और क्या होगा माइलिन की इंटेग्रिटी और फंक्शन को इसने मेंटेन करवा के रखना होता है। अब इस बेसिकली इसका काम क्या होता है माइलिन शीट का, माइलिन शीट ने क्या करवाना होता है ये उसका कंपोनेंट होता है ना स्फिंगोमाइलिन। तो माइलिन शीट का काम क्या है इंसुलेशन प्रोवाइड करवानी होती है, बाकी इसने क्या होगा रैपिड न्यूरल कंडक्शन भी करवानी होती है, न्यूरोनल कंडक्शन करवाना होती है अलोंग द एक्सन, क्योंकि एक्सन्स के ऊपर ही ये माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी में तो नहीं होती। तो इस स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर था, यू मस्ट नो कि स्फिंगोसिन है, इसके साथ क्या होगा इसका अमाइन ये क्या अमाइनो ग्रुप है, इसके साथ क्या माइल्ड लिंकेज फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। और कार्बन नंबर क्या होगा 1 पर क्या है फास्फेट ग्रुप के साथ क्या होगा फास्फोराइल कोलिन जुड़ा हुआ है। कोलिन का वो फार्मूला चाहिए CH2 क्या होगा N पॉजिटिव होगा, और 3 क्या होगा ये लगे होंगे मिथाइल ग्रुप। फिर ये क्या होगा पूरा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा स्फिंगोमाइलिन का आ जाएगा। और स्फिंगोसिन का एक अमाइनो अल्कोहल है। होप यू ऑल enjoyed